नमस्कार एवरीवन, हेलो। आई एम अनुराग शर्मा और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के बारे में इन द स्ट्रीम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कैंडिडेट्स इच्छुक हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए या रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए, उन्हें यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी बन चुका है, चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी तक अगर आपको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर जाना है एज अ फैकल्टी या रिसर्च परस्यू करनी है पीएचडी के माध्यम से, तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं ये रहेगी टारगेट जेआरएफ एंड एपी। जेआरएफ एज जूनियर रिसर्च फेलो एंड एपी इज असिस्टेंट प्रोफेसर। आप सभी को पता है जो नेट के टॉपर्स होते हैं, टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं, जिसमें उन्हें पीएचडी में शॉर्टलिस्ट होने में बहुत हेल्प मिलती है और साथ में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी उनका क्वालिफाई हो। तो इससे इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराग शर्मा है एंड आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। मैंने अनअकैडमी में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी में मेरी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की जो हमारे फ्री लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मेरा जो अपना टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग वर्किंग एक्सपीरियंस है, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम लास्ट 10 years. I have qualified UGC NET in Management, UGC NET in Commerce, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कॉमर्स। मेरे नाम कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं जो उस फील्ड में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ पीएचडी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो भी परस्यू कर रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑल थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर दैट। उनकी वजह से मेरे को ऑनलाइन एक्सपोजर और ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपोजर बहुत मिला है। मैंने बहुत से बैचेस जो हैं वो अनअकैडमी के लिए पढ़ाए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे कॉमर्स के लिए हो, या बेसिक जनरल स्टडीज़ के टॉपिक रहे हों। नाउ लेट्स सी कि अब इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कैसे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये 100+ आवर्स की सीरीज़ रहेगी। 100+ घंटे जो है हम इसमें कवर अप करेंगे। तो लेट्स डिस्कस कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। चलिए, जो नेट का एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं उन्हें मालूम होगा, जिन्हें नहीं पता तो उन्हें हम अभी बताते हैं कि अब जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में रहता है। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर आपका 3 आवर्स का कंबाइंड पेपर रहेगा। 3 आवर्स का टोटल टाइम मिलेगा आपको, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो पहले 50 क्वेश्चन हैं वो रहते हैं आपके पेपर 1 के, जो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसको भी हम कवर अप यहाँ पे करेंगे। और जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं आउट ऑफ 150 वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहते हैं। और जो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर हैं वो उसका जो सिलेबस है आपको यूजीसी की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम बेसिकली ब्रॉडली हर उसमें क्या क्या कवर अप होता है। तो हम पहले मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन मिलने दिखेगी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टॉपिक दिखेंगे, एथिक्स एंड सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक थोड़े से जो एथिक्स एंड सीएसआर के जो कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे लेकर भी आया हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा, सो थेरेटिकल बेस्ड रहता है। और सेकेंड यूनिट रहेगी हमारी ओबी, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, और एचआरएम की इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एचआरएम है, तो नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में भी आपको एचआरएम देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है, तो अगली यूनिट जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। सो मेरा कहने का मतलब क्या, व्हाट आई वांट टू से दैट दीज यूनिट्स आर ओवरलैपिंग, isn't it? Right, we are beginning from the introduction of a particular topic and then we are going in advanced stages in the next unit. So इस वजह से जो आपका सीक्वेंस है वो भी हमें इसी तरह से कवर अप करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपका ये पूरा सीक्वेंस में हम सिलेबस को कवर करेंगे। सो यूनिट नंबर 3 इज एचआरएम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। फिर हमारा जो यूनिट नंबर 4 आ जाता है वो आ जाता है अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें आपको पता है मैनेजमेंट में हमें हर तरह की अकाउंटिंग की थोड़ी सी मतलब नॉलेज होना ज़रूरी है, चाहे वो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो। देन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एज आई सेड कि टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यूनिट 4 में, यूनिट 5 में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट फुल फ्लैश देखने को मिलेगी जिसमें सारे टॉपिक्स कवर अप है। फिर आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 6 में जो बेसिक टॉपिक अलग अलग है, एक ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है और इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग है। यूनिट नंबर 9 में हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और लास्ट यूनिट है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की। तो ये हमारा बेसिक, अगर हम बोले हेडिंग्स जो हैं हमारे सिलेबस के रहते हैं, और एक एक शब्द यहाँ पे एक एक किताब से ज़्यादा बड़ा है। वी आर वेल फेमिलियर विद इट, क्योंकि ये एग्ज़ाम होता है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ही हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सो वी कैन वेल इमेजिन कि देर इज़ वास्ट सिलेबस है इसके पास, और जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन है वो भी अबंडेंस में अवेलेबल है एग्जामिनेशन सेट करने को, जो एग्जामिनेशन सेट कर रहे हैं। तो हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत टॉपिक्स हैं डिटेल में। एक एक यूनिट जब हम कवर अप करेंगे तो क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट मैं आप सभी के साथ यहाँ पे हर यूनिट में 5 to 6 लेक्चर्स जो हैं हर यूनिट पर यूनिट में आपके साथ स्पेंड करूँ, सब पूरा कवर अप करूँ इस चीज़ को, ताकि कुछ भी ना रहे। जहाँ तक हमारी बात रहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और इन टॉपिक्स की, इसमें हम हो सकेगा हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे इसके टॉपिक्स के बारे में मिले। क्योंकि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी करना है, तो मैनेजमेंट में आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में अपना स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, किस फील्ड में अपने थीसिस लिखना चाहते हैं। तो हमारे मैनेजमेंट की फील्ड में एचआरएम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और भी डिटेल्ड में पीएचडी करवाती हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी चॉइस भी क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना सिर्फ नेट क्वालिफाई कराऊंगा, बल्कि आगे की फ्यूचर चॉइसेस जो हैं उसमें भी अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत होगी, हम यहाँ पे हैं। अनअकैडमी आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं यहाँ पे हूँ, तो आपकी जितने भी हम हेल्प कर पाएंगे डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो करेंगे इस पर्टिकुलर जर्नी में, आप लोगों की जो हायर एजुकेशन में आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ। तो हमारे मैनेजमेंट के मेरा एवरेज जो रहता है कि 5 to 6 जो है पर यूनिट, मतलब 5-6 घंटा अगर हम एक इसमें लें तो हमारा 60+ आवर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा, इसके लिए रहेगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। सिमिलरली कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारा बिजनेस फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें मैनेजमेंट में भी देखने को मिलता है, रिसर्च हमें मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है, मैनेजमेंट हमें मैनेजमेंट में भी, एचआरएम मैनेजमेंट में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिक है हमें, बट यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट फुल फ्लैज आपको यहाँ पे मिलेगी। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट में नहीं है, राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इसमें यहाँ पे अलग है, बट हमें मैनेजमेंट में भी इसे कवर करना ही पड़ता है। सो एज सच अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स काफ़ी कुछ जो है वो मैच करते हैं। और जब से ये 150 क्वेश्चन जो आए हैं, 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के हैं, तो कई क्वेश्चन जो हमने देखे हैं कि आपके मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स के, कि अगर किसी ने मैनेजमेंट का अगर पढ़ाई करा है तो वो कॉमर्स के भी कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली अटैम्प्ट कर सकता है। सिमिलरली जिसने कॉमर्स की पढ़ाई करी वो मैनेजमेंट के भी काफ़ी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैंने मैनेजमेंट पहले क्वालिफाई किया, कॉमर्स का मैंने बाद में क्वालिफाई किया। ऑल्दो मेरी तो उस टाइम पे एमकॉम कंप्लीट हुई भी नहीं थी जब मेरा कॉमर्स का क्वालिफाई होता। क्यों? क्योंकि मैंने मैनेजमेंट के लिए इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ था कि मेरे को कॉमर्स के नेट क्वालिफाई करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो काफ़ी हद तक क्लियर था। तो इसमें भी हम जो है टॉपिक्स अपने कवर अप करेंगे। जो भी हमारे स्पेशली जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम इकट्ठे ही एक साथ लेके चलेंगे। जो डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं कॉमर्स के, उनको हम सेपरेटली उनके लिए अलग से लेक्चर तैयार करेंगे। अब पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 मेरा तो शुरू से ही रहा, अगर जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, पुराने लर्नर्स हैं वो जानते होंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर 1 आपने पास नहीं करना है, ठीक है। पेपर 1 तो आपने जिसे बोलते हैं कि उसमें ये सोचना है कि मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, राइट। उसमें ऐसा नहीं रखना है कि मेरे को बस इतना है कि मेरे 30+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, आई विल बी फाइन, और उसके बाद मैं बाकी करूँगा। पेपर 1 इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन यूजीसी नेट, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। तो पेपर 1 में भी हमने पूरा फोकस करना है। क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप सभी के सामने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका यूनिट नंबर 1 यहाँ पे।
रिसर्च एप्टीट्यूड आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप में से मतलब अब पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो मुझे ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि किस में क्या क्या कवर अप होता है। बट येस, इसमें हम जो यहाँ पे हम रखेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पे जो मेरी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच रहेगी? प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच, क्योंकि हमें पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें आती है, बट जब हम पेपर कर रहे होते हैं एट दैट टाइम वी वेस्ट आवर टाइम, वी सम टाइम टेक एक्स्ट्रा टाइम टू कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ, सो दैट वो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चंस को करने के, उनको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। और मैक्सिमम हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? हमारा बेसिकली प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें वही चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके फीडबैक के बेसिस पे उस पर स्पेशल लेक्चर्स भी तैयार डेफिनेटली किए जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम, मेरा जो अपना मानना है कि हम एटलीस्ट जो है वीक में 3 या 4 लेक्चर्स जो हैं, मतलब एटलीस्ट हाफ लेक्चर्स, मेरे कहने का मतलब ये है वो सिर्फ किसके लिए कवर अप करेंगे? पेपर 1 के लिए कवर अप करेंगे, और वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। प्रैक्टिस उसमें हम दिल खोल के करेंगे। सो एमसीक्यूज हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा हम कंफर्टेबल होंगे एग्ज़ाम के दौरान। ये एक बहुत कारगर स्ट्रैटेजी जो मैंने देखी है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझे फीडबैक दिया है कि सर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज़्यादा हमें सूटेबल लगी, और उससे हम पेपर में बहुत ज़्यादा हम ईज़ पे थे, वी वर एट ईज़ वाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। सो ये हम इस प्रकार से कवर अप करेंगे। सो आई होप कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी है वो हम कवर अप आपको समझ आ गई है। नॉर्मली क्या रहेगा? 5 to 6 आवर पर यूनिट हम इसमें कवर अप करेंगे। जो कॉमन टॉपिक हैं उन्हें हम पहले कवर अप करेंगे, और जो टॉपिक अलग हैं उनके लिए हम अलग से चैप्टर्स जो है अलग से लेक्चर्स तैयार करेंगे। और पेपर 1 में प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी किसी लेक्चर की, बेस्ड अपॉन योर फीडबैक हम उसके लिए लेक्चर भी तैयार आप लोगों को करके देंगे। बट यहाँ पे और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा बोनस है। और वो एक्स्ट्रा बोनस क्या है कि हम हर टॉपिक के बाद जो भी लेक्चर होगा उसके बाद कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डेफिनेटली कवर अप करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि सिर्फ एक थेरेटिकल आपको ना लगे कि सिर्फ लेक्चर ही हो रहा है। हर लेक्चर के बाद या ड्यूरिंग द लेक्चर, इन बिटवीन द लेक्चर हम एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उस टॉपिक से और डिटेल में हो जाए, क्योंकि इन दी एंड आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, राइट? तो जितना ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करेंगे, यहाँ पे तो ज़्यादा की बात ही नहीं, जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही कम है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। हर लेक्चर में, हर सेशन में आपको रियल टाइम प्रैक्टिस के लिए क्या प्रोवाइड दिए जाएंगे? एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उसी लेक्चर में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसी लेक्चर में आप समझ भी जाएंगे। एंड इसमें एमसीक्यूज जो रहेंगे टॉपिक बेस्ड रहेंगे, ट्राई किए जाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आने के लिए। जो मॉडल क्वेश्चंस हैं उन्हें भी कवर अप हम यहाँ पे करेंगे। उसके अलावा क्या जो हमारे जो एक आप बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से रह सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ये मैं आपको हर लेक्चर के दौरान, हर लेक्चर के एंड में आपसे कुछ ना कुछ एमसीक्यूज जो है वो डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो इससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इन दी एंड जैसा मैंने बोला, आपने अटैम्प्ट क्या करना है? पेपर अटैम्प्ट करना है, एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एक छोटा सा टॉपिक, एथिक्स, सीएसआर और विसल ब्लोइंग क्या चीज़ होती है, राइट? अब एथिक्स जो है, ईथोस एक वर्ड है हमारा जी, उस ईथोस से ये वर्ड बना है। आपके लिए होमवर्क है, ईथोस जो है किस, इसकी रूट कौन सी है, ठीक है? आज आप फाइंड आउट करेंगे कि इसकी रूट क्या है। क्या ये एक लैटिन वर्ड है, क्या ये एक फ्रेंच वर्ड है? तो इसकी रूट क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ईथोस वर्ड से ये हमारा एथिक्स बना है। सीएसआर क्या होती है? सी इज़ फॉर कॉर्पोरेट, एस इज़ फॉर सोशल, एंड आर इज़ फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट, सोशल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग, विसल बजाना, एग्जैक्टली। विसल ब्लोइंग जो है वो किसी गलत काम को जब कोई एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉय हाईलाइट करता है पब्लिक डोमेन में जाके, उसे क्या कहते हैं? विसल ब्लोइंग कहते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें होगा। उसके बाद हम, जैसा मैंने बोला कि हर सेशन के बाद आपको कुछ एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो वो एमसीक्यूज़ भी आपको यहाँ पे इस लेक्चर के एंड में मिलेंगे। तो एथिक्स क्या है जी? एथिक्स आर कोड्स ऑफ वैल्यूज़। क्या है जी? कोड्स ऑफ वैल्यूज़ है। ये क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल एक PAL वाला होता है, ठीक है? यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या है? PLE। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है, नियम है, दैट गवर्न द एक्शन ऑफ अ पर्सन और ग्रुप पीपल, गाइड व्हाट इज राइट वर्सेस व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है, क्या गलत है,
ठीक है जी। और ये किसने दिए जी? लेविन ने बोला था 2011 और 60 मतलब इनका कोई पेपर था, उसमें इन्होंने एथिक्स को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि एथिक्स क्या है हमारे जी, कोर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बेसिकली नियम है, सिद्धांत है, क्या करना। देखिए लाइफ का एक रूल है, याद रखिए, क्या करना चाहिए जब सिलेक्शन करना है, जब आपके सामने दो चॉइसेस आती हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट या व्हाट इज़ ईजी। आपको पता है व्हाट इज़ राइट, ठीक है, जो सही है हमेशा वो करिए, हमें पता है। और बिज़नेस में एथिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बिज़नेस भी देखा जाए, कंपनीज भी क्या है, एक एंटिटी हैं, एक लीगल एंटिटी हैं। कंपनी को तो कहा ही जाता है कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो उनके जो एक्शंस हैं वो भी सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसलिए बिजनेसेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर एक्शंस। एंड जो बिज़नेस या जो भी किसी भी इंडिविजुअल यूनिट में काम कर रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, आप, मैं, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, वो भी एथिकल होंगे तो एक बहुत स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। तो एक स्टैंडर्ड है भैया कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट किसी एक्शन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। एक वैल्यू सिस्टम है हमारा। अब जैसे हम अपनी बात करें तो वी आर अ गॉड फेयरिंग क्या एक कंट्री, येस और नो, राइट। हम डरते हैं क्योंकि कुछ गलत नहीं करना है, क्यों, ऊपर देख रहा है, किसी को जवाब देना है। दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड वो किसी भी वजह से आ सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी यू कैन से चार्टर से वो आ सकते हैं, बट इट इज़ बेसिकली unwritten rules and regulation that what is right and what is wrong, and we should opt that is right, राइट। एथिक्स और वैल्यूज़ जो हैं वो भैया इंटरचेंजेबल नहीं है। मिचेल ने बोला था एथिक्स जो है कि एक मॉरल पर्सन को कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, एक इनर जजमेंट है। और वैल्यूज़ जो हैं वो एथिक्स को कंसर्न करते हैं। तो किसी की कोई वैल्यू किसी के लिए एथिकल हो सकती है, किसी के लिए शायद वो उतनी एथिकल ना हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। नॉर्मली जब आप देखेंगे तो फॉर इसमें जो हमारे ऑथर्स की कई बार डेफिनेशंस हैं वो आपका होता है ना, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे एक कॉलम में आपको क्या दे दी जाती है जी, यहाँ पे ऑथर्स के नाम दे दिए जाएंगे और एक कॉलम में उनकी डेफिनेशन दे दी जाएंगी। तो वो मैच करना पड़ता है, ए से बी कौन सा है, सी से डी कौन सा, इस तरीके से मैच करना पड़ता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं यूजीसी नेट पे। तो हम कवर अप करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन कवर अप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे ड्यूरिंग आवर सेशन। तो बिजनेस की सेटिंग में बिजनेस एथिक्स के मेन क्या है, जो वही जो एथिक्स के जो प्रिंसिपल हैं वो किस में भैया अप्लाई करने हैं, बिजनेस में। को वर्कर, कस्टमर, बिजनेस, हम हमेशा बोलते हैं बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। बिजनेस वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है, बिजनेस बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर हम बिजनेस की यहाँ पे बात करें, लेट मी टेक यस यहाँ पे, तो अगर बिजनेस, ये अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, कस्टमर से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट। बिजनेस जो है वो हमारा किससे जुड़ा हुआ है, सप्लायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिजनेस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पब्लिक से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो बिजनेस है बच्चा, वो कितनी मतलब वैक्यूम में तो नहीं ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट उसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दे रही है, कस्टमर से वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, एम्प्लॉय उसको काम करके दे रहे हैं, ठीक है जी। नेचुरल एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, सप्लायर उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, जनरल पब्लिक पे उसका इफेक्ट पड़ता है बिजनेस यूनिट का। तो बिजनेस तो उस पर ऑपरेट नहीं करता, वैक्यूम में तो ऑपरेट करता नहीं है। तो बिजनेस जो है वो किस तरीके से आप बोल सकते हो कि अपने जो एक्शंस हैं उससे लीस्ट इन्फ्लुएंस हो, लीस्ट इफेक्ट हो, नेगेटिव इफेक्ट हो बिजनेस का। तो ये अगर एथिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो तभी पॉसिबल है। और हम अच्छी एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा याद करते हैं। आगे हम एडवांटेजेस में देखेंगे भी कि क्या एडवांटेजेस होते हैं एक बिजनेस जो अपने एथिक्स के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है। एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑनेस्ट, वो डेफिनेटली लॉन्ग रन में ज़्यादा सर्वाइव करती है, राइट। तो व्हाट आर बिजनेस एथिक्स बेटा? बिजनेस एथिक्स इज डिफाइंड एज द रूल, स्टैंडर्ड, कोर्स और प्रिंसिपल्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, फॉर मॉरली अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन मैनेजरियल डिसीजन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड बिजनेस रिलेशनशिप विद सोसाइटी। इज दैट क्लियर, राइट। आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर अपना फीडबैक भी जरूर देंगे। चलिए, सो एडवांटेजेस क्या होते हैं, बिजनेस को क्या एडवांटेज है बिजनेस एथिक्स के, क्यों भैया इतनी मतलब सही काम करना है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज़ इजी एंड व्हाट इज़ राइट में हमेशा चॉइस करना है। तो क्या चूज़ करना है, व्हाट इज़ राइट। लेट्स सी, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो कस्टमर लॉयल्टी बनती है, हमें भी पता है।
हम खुद एज अ कस्टमर उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना पसंद करेंगे, उसी बिजनेस यूनिट्स के साथ डील करना पसंद करेंगे जो हमें लगता है कि एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, येस डेफिनेटली। एम्प्लॉयज़ अच्छे हमेशा रहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लिंक्डइन पे एक कोट पढ़ा, कहते कि वेन एवर यू ट्राई टू शिफ्ट योर जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च अबाउट द environment of that new place, because no amount or no amount of money or no amount of raise can compensate for a toxic work environment. So एक ethical organization में एक बहुत अच्छा environment होता है, अच्छे employees हमेशा वहाँ पे बने रहते हैं. It creates a positive ambience in the organization. पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट रहता है. किसी तरह की लीगल प्रॉब्लम आएगी नहीं, सिंपल भैया मेरे हाथ साफ हैं, काहे की चिंता. Yes, everything is you can say documented, everything is as per the law, everything is as per the character of the organization, objectives of the organization, everything is as per the rules and regulation, law of the land. Then why we need to worry? So it will definitely avoid the legal problems in the future as well. It attracts more investors and it is definitely better for society. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स. उसके अलावा भी और एडवांटेजेस जो है आप सोच सकते हैं, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं उनको. अब बात करते हैं जी CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर से इस डायग्राम पे जाएंगे जी, ठीक है. बिजनेस किससे जुड़ा हुआ है? गवर्नमेंट से, हमारे कंज्यूमर से, एम्प्लॉयज़ से, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से, सप्लायर से, पब्लिक से. तो बिज़नेस की सबसे ही कुछ ना कुछ कमा रहा है, राइट. तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके लिए क्या करे, कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें करे जो कि उसके वेलफेयर के लिए है, राइट. जो जिन सराउंडिंग से बिजनेस जुड़ा हुआ है उनके लिए कुछ वेलफेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस करें. वाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस आर अर्निंग सो मच फ्रॉम दिस. अगेन द सराउंडिंग फैक्टर्स, वी कैन से स्टेक होल्डर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स है. उनसे इतना एडवांटेज वो उठा रही है, उससे इतना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है. अगेन कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, बिजनेसमैन के नहीं. इज दैट क्लियर? चलिए, तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उसे हम क्या कहते हैं? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट इज़ एन इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विच एस्टैब्लिशेस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर विद इन अ कंपनी, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड कॉम्पिटेंसीज एंड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. उनके स्टेक होल्डर, तो क्या स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट क्या होंगे? गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है जी? चलिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेक करते हैं. गवर्नमेंट का क्या है कि उसे टैक्स प्रॉपरली मिले, कंज्यूमर को क्या मिले? क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और जेन्युइन प्राइस पे मिले, ठीक है. पब्लिक को क्या चाहिए कि उसके किसी भी तरीके का जो मतलब वेलफेयर है वो हार्म ना हो, राइट, नो हार्म. और यहाँ पे सप्लायर को उसकी टाइमली क्या चाहिए? पेमेंट्स चाहिए. और आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरीके से उसमें क्या ना हो? पॉल्यूशन ना हो, राइट. जो एम्प्लॉय हैं उसे क्या चाहिए? टाइमली वेजेस चाहिए और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए. यस, तो इनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस की जिम्मेवारी है. सो CSR रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज. सिंपल लाइन, एक सिंगल लाइन में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज. इज दैट क्लियर? चलिए, CSR जो है वो हमने बताया वॉलेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और कंपनीज कर भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है. आप टाटास का नाम ले सकते हैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबली, आप बिरलास का नाम बहुत कंफर्टेबली ले सकते हैं, जो कुछ ना कुछ CSR एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम चलाते रहते हैं. आर्ट एंड कल्चर में बिरलास की कंट्रीब्यूशन रही है, मेडिकल साइंसेज में टाटा की कंट्रीब्यूशन रही है, जो उन्होंने आउट ऑफ, जैसे बोलते हैं, अपने प्रॉफिट से वो उन चीज़ों में क्या करा है? कंट्रीब्यूट करा है, राइट. तो ये एक बहुत आपका एक जैसे बोल सकते हैं होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है CSR का. और अब इसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, स्पेशली जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके बाद से इसके बारे में ज़्यादा आप बोल सकते हो डिबेट की जा रही है, इस पर ज़्यादा डिस्कशन जो है वो की जा रही है. इज दैट क्लियर? चलिए, अब कुछ MCQs कर लें भैया. ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं? क्या वो रूल्स इम्पोज्ड बाय मैनेजमेंट टीम है या वो बिलीव्स हैं? देखिए, आपको पता है 4 ऑप्शन रहेंगे, एक आपको क्या करना है इसमें अटेम्प्ट करना है. आप अभी अपना आंसर इसमें सोचिए क्या आंसर हो सकता है, टेक योर टाइम. बट मैं आपको बता दूं कि आपने 40 सेकेंड्स भी, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ अभी, बट अगर पहली बार अटैम्प्ट करें तो 40 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में और आंसर सिलेक्ट करने में. हम उस टाइम को रिड्यूस करने की भी कोशिश करेंगे, बट
फ़िलहाल 40 सेकंड इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपको इसका आंसर जो भी है अपने मन में सोच सकते हैं, और क्या आंसर होगा, इसका आंसर, करेक्ट आंसर है बी, राइट। चलिए, द बेसिकली वैल्यूज आर द बिलीफ और ग्राउंडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट आर कोर टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे स्टीयर देन व्हाट आर द राइट एक्शन। नाउ विसल ब्लोअर्स जो है वो भैया किसी भी गलत काम को, मैंने बताया कि पब्लिक डोमेन में जाके बोलते हैं, बताते हैं, चाहे वो मीडिया में जाके बताएंगे, चाहे वो कोई लेटर लिख देंगे, या कुछ इस तरीके से विसल ब्लोअर्स काम करते रहते हैं। और इस पे एक पूरा चैप्टर तैयार किया जाएगा जो आपको डिटेल में बताया जाएगा। रियल लाइफ विसल ब्लोअर्स के बारे में भी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। तो वो किसको थ्रेटन करते हैं, ऑब्वियसली बात है, वो किसको थ्रेटन करेंगे भैया, एम्प्लॉयर को ही थ्रेटन करेंगे। और किसको, पब्लिक एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट का तो बेनिफिट ही हो रहा है। कुछ गलत काम अगर बताया जा रहा है जनता को, तो जनता के फ़ायदे की बात है, राइट, गवर्नमेंट के बेनिफिट की बात है। उस रॉन्ग डूइंग को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। विसल ब्लोअर जो है वो भैया पहले सारी चीज़ को देखे समझे फिर ही विसल ब्लो करे, मतलब फिर ही वो अनाउंसमेंट करे, फिर ही वो पब्लिक पे जाए। क्यों? ताकि जो भी उसका क्या हो, एक्विजिशन जो उस पे लगे वो मिनिमम लगे। नॉर्मली हमें पता है कि जब आप किसी को गलत बोलते तो वो आपको गलत बोलेगा, तो एक्विजिशन की गेम चल पड़ती है इसमें। तो एक अगर विसल ब्लोअर जो है पहले वो डिटेल में जाके सारी चीज़ों को विद प्रूफ जो है वो गैदर करे, फिर ही वो पब्लिक डोमेन में जाके बताए, तभी फ़ायदा, अदरवाइज़ डिफ़िकल्टी हो जाएगी उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी। और अगेन ये कुछ ऐसे केसेस है जो मैं आपको लेक्चर में डेफिनेटली कवर अप कराऊंगा विसल ब्लोअर्स के बारे में। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, एक टॉपिक भी हमने छोटा सा कवर किया आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, बट एक्चुअल लेक्चर इससे डिटेल होंगे, लेंथी होंगे, और हम उसमें कवर अप सारी चीज़ें करेंगे। प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है, मेरी बहुत हेल्प होती है। एंड मैं अपने लेक्चर्स को और कैसे इम्प्रूव करूं उसके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा इनपुट्स मिलें आपसे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज टीचिंग इज़ अ टू वे स्ट्रीट, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। So that is all from my side. Thank you so much. God bless you and happy learning. Take care.